तो मैंने इनका इतना बड़ा त्याग देखा है, इतना संघर्ष देखा है, गेम के लिए इनकी इतनी बड़ी ललक देखी है और इन्होंने देश को इतने मेडल दिलाए हैं। फिर भी लोग जब ये अब फालतू की बातें करते हैं कि टिकट किसने दिलाई है, क्या देवेंद्र जी में काबिलियत नहीं थी टिकट लेने की? क्या काबिलियत नहीं थी? इन्होंने एक बूंद बूंद पसीने की इस जमीन पे गिर के आज ये मुकाम हासिल की है। तो ये लोग कहते हैं, तकलीफ बिल्कुल होती है इस चीज की कि ये लोग गलत कह रहे हैं। तो माताजी ने अपने गहने बेचे कि बेटा ओलंपिक खेल, लेकिन अपने पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास गहने हैं, मैं ये गहने बेच दूंगी। और तो गहने बेच के माताजी ने इनको ओलंपिक पहुंचाया था। कि जब करंट लग गया था तो मेरे को शर्म आती थी घर से बाहर निकलने में। तो माताजी कहती, क्योंकि माँ का तो देखो दिल दुखता ही है कि जब सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एक बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, तो माताजी कहती कि बेटा तू बाहर क्यों नहीं आता, कमरे कमरे में क्यों रहता है? कि माताजी मेरे को, तो ये कहते कि माँ मेरे को शर्म आती है, मैं कैसे निकलूं, मेरे एक हाथ नहीं है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, इस समय लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, लोकसभा की चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा है वो हमारे देश का गौरव है, हमारे जिले का तो गौरव है, देवेंद्र जी झाझड़िया, जिन्होंने मात्र 9-10 वर्ष की उम्र में एक हाथ गंवाने के बाद में जिस तरह से संघर्ष करते हुए पूरी दुनिया में जिले का नाम रोशन किया है, ऐसे देवेंद्र जी झाझड़िया के निवास स्थान पे आज मैं पहुंचा हूं और मैं इसीलिए यहां पर आया हूं कि मैं उस परिवार से मिलूं जिन्होंने ऐसा संघर्ष देखा है और एक ऐसे लाल को हमारे सामने पेश किया है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। आज मेरे साथ देवेंद्र जी झाझड़िया की धर्मपत्नी जी मंजू जी हैं। मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं, उनसे बातचीत करना चाहता हूं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका विवाह हुआ था, उस समय देवेंद्र जी कौन सा मुकाम प्राप्त कर चुके थे? हमारी शादी 2007 में हुई थी जी। उस टाइम देवेंद्र जी एक एथेंस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला चुके थे जी और अर्जुन अवार्ड पुरस्कार ले चुके थे। जी। अच्छा, मैं जब सगाई हुई आपकी देवेंद्र जी के साथ तो उनसे पहले उनके बारे में आप जानती थी, उनके बारे में सुना था आपने पहले? बिल्कुल जानती थी कि हम उस गांव में रहते थे, मेरा पियर भी पास में ही है। अच्छा। 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। जी जी। तो हमारे बीच में मतलब इस डाणे में स्कूल थी नहीं जी। और मेरे पियर में भी बड़ी स्कूल नहीं थी, तो रतनपुरा गांव में एक बड़ी गवर्नमेंट स्कूल थी जी। तो हमारी स्टडी लगभग पास वाले गांव की इसी में होती थी। अच्छा। तो यहाँ स्पोर्ट्स का क्रेज था जी। तो यहाँ झाझड़िया जी की उपलब्धियों के बारे में मतलब बातें होती रहती थी जी। मैं हालांकि इनसे काफ़ी जूनियर थी जी। लेकिन हम सुनते थे कि भाई इतना बड़ा खिलाड़ी है, रिकॉर्ड बनाया है, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया है, तो काफ़ी चर्चाओं में थे उस टाइम पे, न्यूज़पेपर में बहुत आती थी इनकी न्यूज़। अच्छा, आप भी खेलों से जुड़ी हैं, रुचि रखती हैं अभी? हाँ जी, मैं कबड्डी खेलती थी। क्या बात है। नेशनल तक खेली थी, लेकिन जब इंटरनेशनल का टाइम आया जी, उस टाइम घर गृहस्थी संभालने के लिए, क्यों माता जी बूढ़ी हैं। अच्छा। तो बच्चे पालने की समस्या। कबड्डी में कहाँ तक खेली आप? नेशनल स्तर तक खेली। क्या बात है। हाँ जी, नेशनल स्तर तक खेली। मैंने सुना है कि कबड्डी की खेल के जरिए आपको सरकारी नौकरी भी मिली, पढ़ाई में साथ में खेल की भी उपलब्धियों के कारण। हाँ जी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ जी। हाँ, तो मिली बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस परिवार में जब आप जुड़ी, हालांकि आप कह रहे हैं कि जैसे उनको मेडल मिल चुका था, लेकिन माँ से, आपकी सास से, देवेंद्र जी की माँ से तो आपकी मुलाकात होती रहती है। माँ जो चीज़ नहीं बता सकती थी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 10 वर्ष की उम्र में उनके साथ ये घटना घटी और 25 वर्ष की उम्र में मैंने सुना उन्होंने वो मेडल जीता। इन 15 वर्ष के बीच की जो जर्नी थी वो किस तरह की संघर्ष की थी? देवेंद्र जी ने क्या बताया, उनकी माँ ने क्या बताया आपको? ये बिल्कुल किसान परिवार से हैं जी। तो संघर्ष की यही थी कि 10-12 साल की उम्र में करंट लगने के बाद भाई एक बच्चा तो लाचार हो ही गया, लेकिन ये माँ बाप भी इतने लाचार हो गए और घर में इनकम का सोर्स खेती के अलावा कुछ था नहीं जी। तो खेती को बेच के, जमीन के टुकड़े बेच के, इन माताजी के ससुर जी ने पुराने टाइम में गहने डालते थे, चांदी सोना ऐसे। तो माताजी ने अपने गहने बेचे कि बेटा ओलंपिक खेल, लेकिन अपने पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास गहने हैं, मैं ये गहने बेच दूंगी। और तो गहने बेच के माताजी ने इनको ओलंपिक पहुंचाया। बड़ा संघर्ष की लाइफ रही है। पापा ने, पिताजी ने अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब कोई जमीन खेती का टुकड़ा बेचना पड़ा तो वो भी बेचा
कि बेटा तू पीछे मुड़ के मत देख, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी भी हो लेकिन हम तेरा साथ देंगे, तू आगे बढ़ता रहा। तो इन माँ बाप की ताकत और भगवान की शक्ति ने इतना साथ दिया कि एक तहसील स्तर से खेल के ओलंपिक स्तर तक का इतिहास रच दिया। मैंने ये सुना है कि जब पहला गोल्ड उनको मिला था उस समय कोई बहुत ज्यादा पैसा उनको नहीं मिला था, माँ बता रही कि शायद 11,000 रुपए कुछ मिले थे। तो मुझे लग रहा है कि उस समय भी पारिवारिक परिस्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी जब आप शादी होकर घर में आई थी। नहीं, मैं हाँ उस टाइम जब मैं 2007 में हुई थी शादी, तब ये रेलवे में नौकरी लग गए थे। अच्छा। तो इनके घर में बस इनकम का एक ये सोर्स था कि भी इनकी एक सरकारी नौकरी आने लग जी, गई रेलवे की। जी। तो उस टाइम ज्यादा सैलरी नहीं थी, हमारी शादी में हुई उस टाइम इनकी 7500 रुपए सैलरी थी। तो बस यही था कि उसमें गेम भी करना है, घर भी चलाना है, सारी मतलब जिम्मेदारी भी निभानी है। इनकम का वही सोर्स था या फिर खेती का था। जी। माँ से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि शर्म के कारण स्कूल जाना भी उन्होंने छोड़ दिया था। ये बातें शायद उन्होंने आपके साथ भी शेयर की होगी, तो इस तरह की कोई बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। बिल्कुल, माताजी भी बताती हैं ये बात, और उन्होंने भी बताया था कि जब करंट लग गया था तो मेरे को शर्म आती थी घर से बाहर निकलने में। तो माताजी कहती, क्योंकि माँ का तो देखो दिल दुखता ही है कि जब सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एक बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है। तो माताजी कहती कि बेटा तू बाहर क्यों नहीं आता, कमरे में क्यों रहता है? कि माताजी मेरे को, तो ये कहते कि माँ मेरे को शर्म आती है, मैं कैसे निकलूं, मेरे एक हाथ नहीं है। तो ये हौसला बढ़ाते कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है। देखो कोई एक दो उदाहरण देते हैं ऐसे आसपास के गांव के कि देखो उसके पाँव में कमी है, उसके हाथ में कमी है, तो ऐसे करके इनका हौसला बढ़ाते। और फिर ये कहते कि बेटा अपने पास कोई कमी नहीं है और तू फिर ये खेल का क्षेत्र चुना, तो उनमें ये सहयोग करते रहते हैं। मैं एक चीज देखा हूँ कि देवेंद्र जी बहुत शर्मीले टाइप के हैं, बहुत कम बोलते हैं। हर मैं मीटिंगों में भी गए हूँ कि कुछ चीजें ही बोलते हैं, किसी की बुराई करना, ये अभी भी एक भाई नेता जब कोई बन जाता है तो उसको उसे करना पड़ता है, लेकिन आज भी मैं इनके चरित्र में देख रहा हूँ ये सब चीजें वो नहीं करते हैं। तो आपको भी लगता है कि वो थोड़ी शर्मीले टाइप की है? बिल्कुल, नेगेटिविटी उनके दिमाग में है ही नहीं। नेगेटिविटी का चैप्टर ये मान लो उनके पास है ही नहीं जी। मैंने तो इतने क्लोज देखे हैं कि कितना भी बड़ा नुकसान कर दे कोई और कितना भी बड़ा विरोधी हो, लेकिन उसका कभी विरोध नहीं करते, ये कभी उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलते जी। तो ये तो उनका नेचर है कि नेगेटिविटी उनके नेचर में नहीं है। क्रोध वगैरह कोई लड़ाई झगड़ा तो आपसे कभी हुआ भी नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल गुस्सा मैंने कभी देखा ही नहीं उनके मुंह पे, कभी नहीं करते गुस्सा। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आप टीचर हैं, आप बच्चों पर गुस्सा कर लेते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन देवेंद्र जी के चेहरे पर या उनके स्वभाव में कभी गुस्सा आपने नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा, कभी गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल शांत स्वभाव है और बड़े नेक दिल और ईमानदार है बहुत। अच्छा, जीवन के उस मुकाम पर जब शुरुआत में गोल्ड मेडल मिला, फिर गोल्ड मेडल उन्होंने जीता, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड, इतने बड़े अवार्ड मिल चुके हैं, तो ये सारी उपलब्धियां सुनकर मन में एक पत्नी होने के नाते कितना गर्व होता है? बिल्कुल, जब ये अवार्ड मिलते हैं खुशी होती है, मेडल आते हैं बहुत खुशी होती है, गर्व भी होता है, लेकिन इसके लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। खिलाड़ी की लाइफ बड़ी क्रिटिकल होती है। मैंने बड़ा नजदीकी से इनका संघर्ष देखा है कि 2 साल तैयारी कर रहे हैं, गेम इवेंट होना है, लेकिन कहीं पे इंजरी हो गई तो उस चीज को लेके बड़े हताश हो जाते थे, लेकिन हम मोटिवेट करते। एक बार 2010 की बात है कि उनके शोल्डर में इतनी बड़ी इंजरी हो गई थी कि उनको ये लगा कि अब मैं दोबारा गेम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने उनको एक बार ये कहा कि एक बार हमें किसी ने बताया कि दिल्ली में कोई फिजियोथेरेपिस्ट है जो ठीक कर देगा। मैंने इनको कहा आप एक बार वहां जाओ प्लीज, क्या पता ठीक हो जाए। तो 3 या 4 महीने का उनका ट्रीटमेंट चला, वहां रह के उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उससे काफी रिकवरी हो गई और दोबारा इस क्षेत्र में आ गए, नहीं तो एक बार गेम छूट ही गया, ये मान लो। मंजू जी, खेल से अब आगे बाहर आते हैं। एक नई पारी देवेंद्र जी झाझड़िया ने शुरू की है। हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने शुरू में कहा कि ये तो 2-2.5 साल पहले ही मैंने तय कर लिया था कि देवेंद्र मैं तुझे बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, एक गरीब माँ के बेटे को मैं राजनीति में लाना चाहता हूँ। तो आपको ये एक नया जो रूप है देवेंद्र जी का, एक नई पारी किस तरह से देख रही है इसको आप? 2021 में जब इनका ओलंपिक मेडल आया था तो मोदी जी ने हमें परिवार सहित खाने पे बुलाया था, मैं भी गई थी। अच्छा। तो उस टाइम मोदी जी ने कहा कि देवेंद्र जी आपने रिकॉर्ड तोड़ के काम करे हैं, मेडल लिए हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ लिए हैं, तो मुझे विश्वास है कि यदि आपको दूसरी जिम्मेदारी दे दूं, सामाजिक जिम्मेदारी दे दूं, तो वो भी आप रिकॉर्ड तोड़ के काम करोगे। तो इसलिए उन्होंने उन पे विश्वास जताया। देवेंद्र जी ने उस मीटिंग में कहा कि मेरे समझ में नहीं आया था कि वो चुनाव के लिए कह रहे हैं मुझे। हाँ, बिल्कुल, उनको ये समझ में नहीं आया था कि भाई सामाजिक जिम्मेदारी के लिए बोला कि अब आपको कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दें, लेकिन उनको ये नहीं पता भी कि टिकट देंगे हमें, और ये हमें भी नहीं पता था कि भी इनको टिकट मिलेगी। तो क्षेत्र की बात आई कि देखो खेल के क्षेत्र में इन्होंने इतना अच्छा किया है,
अब मुझे ये पूरा भरोसा है कि कभी देखो इनके एक हाथ न होने की वजह भी इन्होंने कभी कमी नहीं दिखाई, कि दुनिया के रिकॉर्ड तोड़े हैं, कभी ये नहीं सोचा कि इनमें कमी है और कभी हमें कमी फील हुई नहीं। तो अब तो मुझे ये लग रहा है कि देखो ये क्षेत्र अलग हुआ है तो इसमें तो लाखों 10-15 लाख हाथ इनके साथ हैं, कभी मुझे नहीं लगता कि इनके कोई कमी आएगी। कितनी बड़ी बात बोली कि एक हाथ था फिर भी हिम्मत नहीं हारी। आज 10 लाख से ज्यादा हाथ देवेंद्र झाझड़िया के साथ है तो कमी कैसे रह सकती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत जरूरी है, एक साधारण व्यक्ति को, एक सरल व्यक्ति को टिकट दिया गया, लेकिन जिस तरह का माहौल जिले में बनाया गया है, एक दो व्यक्तियों की लड़ाई अगर हम बात करें, राहुल कस्बा और राजेंद्र जी राठौड़, मैं सीधा सवाल करना चाहूँगा, हो रही है जिस तरह का माहौल बन रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है परिवार को, क्योंकि जात पात से उठकर की राजनीति होनी चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, इस लड़ाई को किस रूप में आप देखते हैं? बिल्कुल दुख होता है जी, मैंने तो इनका संघर्ष देखा है। हमारी शादी को 16-17 साल हो गए, शायद हम साल में महीने बरसात नहीं रहे औसतन। अच्छा। क्योंकि विदेशों में ट्रेनिंग, अभी ये गेम है वो गेम है, हमेशा गेम के प्रति इतना इनका त्याग रहता है, देश के प्रति कि बस मेडल मेडल, हमेशा मेडल के अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं। तो मैंने इनका इतना बड़ा त्याग देखा है, इतना संघर्ष देखा है, गेम के लिए इनकी इतनी बड़ी ललक देखी है और इन्होंने देश को इतने मेडल दिलाए हैं। फिर भी लोग जब ये अब फालतू की बातें करते हैं कि टिकट किसने दिलाई है, क्या देवेंद्र जी में काबिलियत नहीं थी टिकट लेने की? क्या काबिलियत नहीं थी? इन्होंने एक बूंद बूंद पसीने की इस जमीन पे गिर के आज ये मुकाम हासिल की है। तो ये लोग कहते हैं, तकलीफ बिल्कुल होती है इस चीज़ की कि ये लोग गलत कह रहे हैं। हमारे संघर्ष को, देवेंद्र जी के संघर्ष को मोदी जी ने समझा है, मोदी जी ने समझा है तभी उनको ये मौका दिया है। तो ये तो सब फालतू की बातें हैं, अफवाह की बातें हैं जो अपना टारगेट सिद्ध करने के लिए वो बना रहे हैं, उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है वो, लेकिन ये सब झूठी बातें। एक और चीज, जाट होने पर भी प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। देवेंद्र जी को लोगों को प्रमाण देने पड़ रहे हैं कि दिल्ली से एक पत्रिका प्रकाशित जाटों की, उसमें मेरा 3रा स्थान है। ये सब चीजें क्या है? ये तो देखो फालतू की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि भाई ये टिकट आपको, आप जब नाम ले रही और उनकी राजेंद्र जी राठौड़ ने दिलाई है, तो ये फालतू की भ्रांतियां फैला रहे हैं। जब इनके मोदी जी के साथ सीधे रिश्ते हैं तो कौन दिलवाएगा और कौन कटवाएगा? अब डिसीजन तो उनका है कि उन्होंने इनके संघर्ष को देख के ये दिया है। और प्रूफ की बात कर रहे हो आप कि भाई प्रमाण देने पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल ये लोग इसके मजबूर कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रूफ देने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि तब ये प्रूफ दे रहे हैं। नहीं, कहाँ प्रूफ की जरूरत है? जाट है और जब कोई ब्राह्मण है, मैं उस ब्राह्मण के पास बैठ जाऊंगी तो मैं ब्राह्मण हो जाऊंगी क्या? ये तो गलत सोच है इनकी। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने कहा कि मोदी जी ने हमें खाने पे बुलाया था, आपने भी मोदी जी से बातचीत की होगी, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि आज दुनिया का सबसे चर्चित नेता है, उनसे हम मुलाकात करें। तो किस तरह की बातचीत हुई, कैसा लगा आपको वो पल? जब मोदी जी ने हमें खाने पे बुलाया, पहले तो 2021 में जब वो वीडियो कॉलिंग की थी, क्योंकि उस टाइम कोरोना चल रहा था, नहीं तो हमें माँ से बातचीत हुई होगी। हाँ, माँ ने बताया होगा, तो हम साथ ही थे सब लोग। अच्छा। तो उन्होंने बात की तो माता जी से पूछा कि खेती बाड़ी की जो भी बातें हुई इनकी, फिर मेरे को पूछा कि मंजू जी, देवेंद्र जी तो इतने बिजी रहते हैं, आप बच्चों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घुमाइए। अच्छा। तो मैंने कहा सर बिल्कुल घुमाऊंगी। फिर जब हम ये ओलंपिक मेडल लेके आए, हमें दोबारा खाने पे बुलाया, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते और हम लोगों को नाम से लेके कि मंजू जी बेटी को मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपने बेटी जिया को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घुमाया कि नहीं। दूसरी बार सेम क्वेश्चन किया, मतलब उन्होंने याद रखा। तो ये तो नहीं कह सकते कि हम कोई परिचय के मोहताज है। जब उनके बच्चे के और उनके बीवी का नाम जानता हो देश का प्रधानमंत्री, तो झाझड़िया जी के लिए तो भाई उनके दिमाग में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद सर। ये थी मंजू जी झाझड़िया, हमारे पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया की धर्मपत्नी जी। और मुझे आज यहाँ झाझड़िया की ढाणी आकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मैं झाझड़िया जी की माँ से मिलने के लिए आया था, और जब मंजू जी के बारे में सुना तो मुझे लगा कि उस पत्नी से भी मिलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। यहाँ पर 2 महिलाओं का हाथ है। प्रारंभ में माँ ने सपोर्ट किया, उसके बाद में एक शिक्षिका पत्नी ने उनको सपोर्ट किया, और निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा, इतना जरूर कहूँगा कि आज इस घर में आकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इस घर को यहीं रोशन रखे, यूँ खुश रखे, और एक माँ और एक पत्नी हमेशा अपने इस परिवार के लाडले को एक ऐसा मनोबल दे कि लगातार सफलताओं का ग्राफ ऊपर बढ़ता रहे। ऐसे सुलग में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी परम मित्र
सोनू मिश्रा जी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।